आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है यशदीप मलिक। आज डिटेल्स मैं लेकर आया हूँ स्वीडन की। हमारे पास काफ़ी टाइम से काफ़ी सारे व्यूवर्स के क्वेश्चन स्वीडन को लेकर आ रहे थे। स्वीडन जो है इट्स वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड कंट्री इन शेंगन एरिया कि स्वीडन का हमें वर्क वीज़ा चाहिए, स्वीडन का हमें वर्क परमिट चाहिए या स्वीडन का हमें रेजिडेंसी परमिट चाहिए। ये सब कैसे होगा, किस तरीके से होगा, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या इन्वॉल्व हैं, प्रोसेसेस क्या हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस क्या हैं। अगर हम खुद करना चाहें बाय ऑन आवर ओन तो इसका क्या प्रोसेस है कि हमें किसी थर्ड पार्टी के थ्रू नहीं कराना, किसी एजेंसी के थ्रू नहीं कराना, कंसल्टेंट के थ्रू नहीं कराना, तब क्या प्रोसेस रहेगा। तो ऐसे लगातार क्वेश्चंस काफ़ी सारी वीडियो में आप लोगों ने भी नोट किए होंगे। तो इस वीडियो में स्वीडन से लेके इन सभी क्वेश्चंस के हम लोग आपको आंसर बताएंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी कंप्लीट गाइडेंस देंगे कि आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग किस तरीके से स्वीडन का वर्क वीज़ा ले सकते हैं, रेजिडेंसी परमिट ले सकते हैं। सेकेंडली, इसमें आपको काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम लोग देंगे स्वीडन के बारे में जो आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है। इससे पहले आप वहाँ पर काम करना, अपना मन बनाएं कि वहाँ पे मुझे काम करना है या वहाँ पे सेटल होना है, तो बहुत रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। साथ साथ काफ़ी सारे ऐसे टिप्स भी हम लोग आपको बताएंगे जिससे आपकी वीज़ा सक्सेस में आपको हेल्प मिलेगी और वो बातें जो आपको अवॉइड करनी है जिसकी वजह से आपकी प्रोफाइल ना ख़राब हो जाए और वीज़ा में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो अगर आप नए दर्शक हैं इस चैनल के तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम लोग रेगुलर बनाते हैं। काफ़ी सारे देशों की ऑलरेडी इस चैनल पे सिटीजनशिप, पीआर, वर्क वीज़ा, रेजिडेंसी परमिट, वर्क परमिट के ऊपर वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं और बहुत सारे देशों की अपलोड होने वाली हैं। तो बेल आइकन भी दबाएं ताकि इसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो सबसे पहले स्वीडन वर्क परमिट या वर्क वीज़ा, इसके स्टेप्स जान लेते हैं। स्टेप नंबर 1 होगा, सबसे पहले तो है कि आपके पास वहाँ पे जॉब होनी चाहिए, जस्ट लाइक एवरी अदर स्टेप। दूसरा, आपके पास अब जॉब कैसे मिलेगी वो सारी मैं आपको अभी डिटेल दूंगा। सेकंड स्टेप, आपके पास वहाँ पे रेजिडेंसी परमिट होना चाहिए, वो कैसे आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। थर्ड स्टेप, साथ साथ वर्क परमिट भी आपका बनता है। काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूवल लेने पड़ते हैं, वो किस तरीके से लेने होते हैं वो मैं आपको 4 स्टेप में बताऊँगा। और लास्ट एंड फाइनल स्टेप है आपका वर्क वीज़ा का। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि स्वीडन आपको चुनना चाहिए कि नहीं। देखिए, स्वीडन में काम करने से पहले आपको ये जानना होगा कि स्वीडन का वर्क वीज़ा इज़ वन ऑफ द टफेस्ट इन यूरोप, क्योंकि स्वीडन के अंदर जैसे कि आपने इंडिया में सुना होगा ट्रेड यूनियंस चलती हैं। आप कहीं पर भी अगर माउंटेनियस हिल स्टेशंस पे जाते हैं तो आपने वहाँ पे सुना होगा अक्सर यहाँ पे ट्रेड यूनियन है। तो ऐसा और भी काफ़ी सारी जगह है, हिल स्टेशंस में है, काफ़ी प्रोटेक्टिव एरियाज़ में भी ट्रेड यूनियन चलती हैं। तो ऐसा ही कल्चर स्वीडन के अंदर भी है ट्रेड यूनियन का। यानी ये वो यूनियन है जिनका अपने लोकल एरिया के ट्रेड के इंटरेस्ट को मेंटेन करना होता है। इनका काम कि वहाँ पे सबसे पहले अपॉर्चुनिटीज़ लोकलाइट्स को मिले, सबसे पहले राइट्स लोकलाइट्स को मिले, सबसे पहले जो भी प्रॉफिट्स हो रहे हैं लोकलाइट्स के हुए, यानी व्हाटएवर कम्स फर्स्ट शुड कम टू द लोकलाइट। तो उनके ये इंटरेस्ट होते हैं। तो ये काफ़ी हद तक एंटी आउटसाइडर होते हैं कुछ हद तक, चाहे स्वीडन को लोग डिनाई करें। बहुत सारे लोग हैं वहाँ काम करते हैं, मैं आपको काफ़ी सारे रेफरेंस भी बताऊंगा। बहुत सारे लोग वहाँ पे काम करते हैं और वो बहुत तारीफ़ें भी करते हैं। आप भी वहाँ पे काम कर सकते हैं, आपको भी जॉब मिल सकती है, लेकिन वो आसान नहीं है। लेकिन स्वीडन में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। किस किस सेक्टर्स में, किस किस ट्रेड्स में, वो भी मैं आपको अभी क्लियर कर दूँगा। तो ये जानना कि वहाँ पे ट्रेड यूनियन है तो क्या इससे हमें वीज़ा नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये है नहीं। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपके टेस्ट काफ़ी सारी होंगे, यानी आपके डॉक्यूमेंटेशन आपको बड़े स्ट्रांगली बनाने पड़ेंगे, यानी आपका केस बहुत अच्छे से वेरीफाई किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो इसका मतलब सीधा सीधा सा डरने वाला नहीं है। इसका मतलब है कि आपकी प्रिपरेशन एक्स्ट्रा होनी चाहिए वहाँ पे। क्योंकि देखिए, अगर फ्रांस में आपने सुना होगा वर्क वीज़ा रिलेटिवली प्रेजेंट टाइम की बात करें तो थोड़ा सा टफ होता जा रहा है, लेकिन अगर कोरोना से पहले की बात करें तो फ्रांस का वर्क वीज़ा सक्सेस फिर भी रिलेटिवली बेटर था। पोलैंड का वर्क वीज़ा सक्सेस रिलेटिवली बेटर था। अब स्वीडन में किन किन सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं वो समझने की ज़रूरत है। तो स्वीडन आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर क्या बड़ी कंपनियाँ होंगी, यहाँ पर क्या होगा, तो ऐसा नहीं है। स्वीडन के अंदर भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है जो ऑलरेडी इंडिया में अपने सारे मतलब सर्विसेज देती हैं। जैसे वोल्वो है जिनकी बसेस चलती हैं, लग्जरी कार्स चलती हैं। एरिक्सन है, जो सोनी एरिक्सन के फ़ोन आते थे उससे पहले एरिक्सन यूज्ड टू बी अ सेपरेट ब्रांड। इलेक्ट्रोलक्स है जिनके काफ़ी सारे ब्रांड्स आते थे, होम अप्लायंसेस आते थे।
और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं। यानी वहाँ पे अगर आप इंजीनियरिंग सेक्टर में हैं या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अबेंडेंस में है। सेकंड, वहाँ पे अगर आप एनर्जी सेक्टर में हैं, जैसे स्वीडन कहा जाता है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का जो इक्विपमेंट जो बनते हैं या टूल्स जो बनते हैं, स्वीडन इज़ वन ऑफ द हॉट बेड ऑफ दैट। यानी स्वीडन के अंदर जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ये सारी जो इनके अंदर जो मशीनरी यूज़ होती है, टूल्स यूज़ होते हैं, तो एक तरह से स्वीडन को उसका हब भी माना जाता है। अगर आप ऐसी इंजीनियरिंग में हैं जिनका मशीनरी से रिलेटेड है, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। और उसके अलावा वहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग में, यानी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंपनीज बहुत हैं। अब कितनी अजीब सी बात है, क्योंकि स्वीडन के खुद के अंदर बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं। जैसे मान लीजिए अगर चाइना कहता है कि हमारे यहाँ बहुत कंस्ट्रक्शन कंपनीज है, तो समझ में आता है क्योंकि चाइना में कुछ ना कुछ हमेशा बनता ही रहता है। बट अनलाइक चाइना, स्वीडन के अंदर ऐसा नहीं है। स्वीडन के अंदर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बहुत ही कम होती हैं, बट वहाँ पे कंपनीज बहुत ज़्यादा हैं जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहती हैं। तो उनके जो कंपनीज़ के सिविल इंजीनियर्स हो गए या कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्कर्स हो गए, वहाँ पे डिमांड रहती हैं और उनके प्रोजेक्ट्स वर्ल्ड वाइड चलते रहते हैं। अफ्रीका के अंदर, साउथ अमेरिका के अंदर, यूरोप के दूसरे कंट्रीज़ के अंदर, एशिया के अंदर भी। अगर आपको स्वीडिश लैंग्वेज की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं आती, तो यकीन मानिए कि सारी मेहनत भी आपकी इतनी फ्रूटफुल नहीं रहने वाली, क्योंकि स्वीडिश आपको थोड़ी बहुत आनी ज़रूरी है कि आप अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर पाएँ और दूसरे के बोले हुए शब्द को समझ पाएँ। मैं आपको कोई ग्रामेटिकली एक्सपर्ट होने की एडवाइस नहीं दे रहा, लेकिन आपको ये बेसिक से इंटरमीडिएट लेवल की स्वीडिश लैंग्वेज का पता होना काफ़ी ज़रूरी है अगर आप वहाँ पे अच्छी तरीके से सक्सेस चाहते हैं। दूसरा, वहाँ पे आपको अगर वर्क वीज़ा चाहिए, तो उसके लिए आपको वर्क परमिट चाहिए होता है कि वहाँ मैंडेटरी आपके पास वर्क परमिट होना चाहिए। काफ़ी सारी कैटेगरीज में उसे रेजिडेंसी परमिट में भी क्लासिफाई किया जाता है। वर्क परमिट को कैसे लिया जाता है? सबसे पहले तो वहाँ पे आपके पास जॉब होनी चाहिए। एज़ यूजुअल, जैसे मैं आपको सभी कंट्रीज़ की इन्फॉर्मेशन देते हुए बताता हूँ, कुछ मैं रिलायबल लिंक्स आपके साथ शेयर करता हूँ। ऐसे आपकी स्क्रीन पे भी कुछ लिंक्स आ रहे होंगे। हमेशा की तरह इस बार भी मैं रिपीट कर देता हूँ कि मैं इन लिंक्स को पर्सनली प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। इनके साथ बिजनेस करना ना करना ये आपका अपना पर्सनल डिसीजन रहेगा। आपको पूरी रिसर्च करनी चाहिए जब भी आप किसी के साथ भी बिजनेस करें, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। क्योंकि देखिए, अगर आप ये प्रोसेस किसी एजेंट के थ्रू कराते हैं, किसी कंसल्टेंट के थ्रू कराते हैं, तो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा था और अभी बताने वाला हूँ, ये सारी चीज़ें वो लोग करते हैं, इंक्लूडिंग आपके लिए जॉब ढूंढना, अप्लाई करना, इंटरव्यू अरेंज कराना, फिर पास होने के बाद परमिट्स वगैरह का अरेंज कराना, और भी जहाँ से अप्रूवल चाहिए उनके सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन, दस्तावेज को अरेंज करना, फिर फाइनली आपका रेजिडेंसी परमिट बनाना, फिर वर्क वीज़ा की अपॉइंटमेंट लेके फाइलिंग प्रिपेयर करके फिर वर्क वीज़ा को फाइल करना। ये जो मैंने आपको शॉर्टकट में इतनी डिटेल्स बताई, ये सारे अगर आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू जाते हैं तो ऐसे करना होता है, लेकिन जब आप खुद करते हैं तो थोड़े से एफर्ट्स तो आपको लगाने पड़ेंगे। तो इसलिए सबसे पहले जो लिंक्स हैं जो अभी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे थे, पहले हम वीडियो सुनेंगे, उसके बाद आप लिंक्स पे इन पे जाके आप रिसर्च कर सकते हैं। इस लिंक्स पे जाके आप अपने सीवी और सीएल यानी कवरिंग लेटर, इनको सीवी करिकुलम विटाe कहते हैं इसको, और कवरिंग लेटर, इनको यानी बायोडाटा और कवरिंग लेटर को अपलोड करते हैं। एक ही फाइल इनकी बनाइए पीडीएफ में और इसको अपलोड करें। वहाँ प्रोफाइल बनाएं सबसे पहले तो, और प्रोफाइल में अपलोड करके रखें। प्रोफाइल बनाना वैसे भी काफ़ी आसानी होता है। आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स वहाँ पर लिखनी होती है, लॉगिन करते हैं, अपनी ईमेल आईडी लिखनी होती है, फ़ोन नंबर्स लिखने होते हैं, और अपने जो मैंने आपको बताया कि आपका सीवी और सीएल है, इसको अपलोड कर देना होता है। उसके बाद जो भी आपकी बैकग्राउंड है, यानी जिसमें भी आपका बहुत अच्छा एक्सपर्टीज़ है, जिसमें भी आपने बहुत अच्छी एजुकेशन की हुई है, उन रिलेवेंट पोजीशंस को फाइंड करना होता है और वहाँ पे अप्लाई करना होता है। मैंने पिछली जो नीदरलैंड्स की वीडियो हम लोगों ने बनाई थी, अपलोड की थी, उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में बताया था कि किस तरीके से आपको फॉलोअप करना चाहिए, कैसे आपको रिज्यूमे बनाना चाहिए, किस तरीके से कवरिंग लेटर को बनाना चाहिए, किस तरीके से अपलोड किया जाता है, किन चीज़ों को ध्यान रखना है, नहीं रखना है। मैं फिर से उसको रिपीट नहीं करना चाह रहा। आप इस वीडियो के बाद नीदरलैंड्स की वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्स के साथ ये चीज़ें हमने समझाई हैं। अब उसके बाद जब आपको ये जॉब्स मिल जाती हैं, तो जॉब्स मिलने के बाद आपको वहाँ पे अपना कॉन्ट्रैक्ट लेटर लेना होता है। अब जॉब मिलने से पहले इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में भी बहुत सारे प्लस माइनसेस होते हैं, जो जब आप नीदरलैंड्स की वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इंटरव्यू क्लियर होने के बाद आपके पास एक जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेटर आता है, जिसको आपको अपना कंसेंट देना होता है कि हाँ जी, मैं अप्रूव करता हूँ इसे।
और फिर उसके बाद इस भी इंडस्ट्री में जा रहे हैं, हो सकता है आप माइनिंग इंडस्ट्री में जा रहे हो, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जा रहे हो, फिशिंग में जा रहे हो सकता है आपको एग्रीकल्चर वाली फील्ड में जॉब्स मिल गई हो, या फिर आपको मैन्युफैक्चरिंग में मिल गई हो, व्हीकल्स वाले में मिल गई हो, मतलब मोटर्स में मिल गई, वटेवर जो जहाँ पर भी आपको जॉब मिली है, फिर अकॉर्डिंगली वहाँ की ट्रेड यूनियन से आपको अप्रूवल लेना होता है। अब ये बड़ा टेक्निकल है, इसे कैसे किया जाता है? ये टेक्निकल तो है, लेकिन इसको ज़रूरी नहीं आप ही को करना है। जब आपका इंटरव्यू पास होता है तो जो भी कंपनी होती है वो आपको जब जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेटर भेजती है वो एक लॉयर से अप्रूव करा के ही भेजा जाता है। एक लॉयर के कंसेंट के बगैर आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर भेजा ही नहीं जाएगा। और ये जो मैंने बताया था ट्रेड यूनियन के एग्रीमेंट्स हैं और इनके अप्रूवल्स हैं, ये लॉयर्स ही आपके लिए अरेंज कर देते हैं। डेफिनेटली दे आर गोइंग टू चार्ज मनी फॉर दैट। तो इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना होगा। तो इसलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी बहुत ही मतलब जिस पे आप काफ़ी ट्रस्ट करते हो ऐसे ही लोगों से आप डील करें, क्योंकि लॉयर्स वगैरह का काम इसमें काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। तो यहाँ से रिलेवेंट अप्रूवल्स आने के बाद आपका वर्क परमिट बनता है। वर्क परमिट या रेजिडेंसी परमिट जो भी है, ये डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल के ऊपर और जो भी जॉब आपको मिली है उसके टेन्योर के ऊपर, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। आमतौर पे वर्क परमिट ही होता है, लेकिन कई केसेस में रेजिडेंसी परमिट की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो जो भी परमिट्स होते हैं, चाहे वर्क हो चाहे रेजिडेंस हो, आपको उसको अरेंज करना होता है। जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेटर हो गया, और आपके जो मेडिकल हैं, जैसे कि हर मेडिकल बड़ा आसान है कि हर बार मैंने आपको बताया कि मेडिकल बनाना बड़ा आसान होता है। आपको पैनल हॉस्पिटल के पास, एक पैनल डॉक्टर के पास जाके इसको मेडिकल को बनवाना होता है, जिसमें वो डिक्लेयर करता है कि आपको कोई जानलेवा बीमारी नहीं है। आप जिस भी शहर में रहते हैं, इंडिया के जिस भी सिटी में रहते हैं, आप वहाँ पर जाके पैनल हॉस्पिटल जो आपको स्वीडिश एम्बेसी से पता लगते हैं, सिर्फ उन्हीं हॉस्पिटल्स के पास जाकर आपको मेडिकल बनवाना होता है। फर्स्ट। सेकेंडली, आपकी पीसीसी या पीसीआर वटेवर, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट या पुलिस क्लियरेंस रिपोर्ट, वटेवर आप इसे जो भी कहें, ये आपको अरेंज करना होता है। इसमें भी डिक्लेयर किया जाता है कि आप कोई फ्यूजिटिव नहीं है, कोई बहुत खतरनाक धारा आपके ऊपर नहीं लगी हुई है, आपको एक एंटी सोशल एलिमेंट नहीं है। ये सारी चीज़ें उसमें डिक्लेयर होती है, जिसमें क्लियर किया जाता है कि आपका कैरेक्टर एकदम क्लीन है। ये कहाँ से मिलता है? आपके नियरेस्ट शहर में, जहाँ से भी आपने पासपोर्ट बनवाया था, ये वहीं से ही बनेगा। आपको वहाँ पर जाना होगा। एक बारी में हो सकता है काम हो जाए, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि 2 से 3 बार जाकर ही वहाँ पे काम होते हैं। थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, तो इतना एफर्ट वहाँ पे करना पड़ता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज हो जाने के बाद फिर आपको स्वीडिश एम्बेसी में ये एज इट इज़ फाइल अपनी सबमिट करानी होती है, या कंसल्टेट में। अब सबमिशन, अगर ये सारी चीज़ें जैसे मैंने बताया, अगर क्या ये इतना ही आसान है या इसमें टेक्निकलिटीज़ भी हैं? तो जैसे मैंने बताया, इसमें टेक्निकलिटीज़ कहाँ पर आती है? स्वीडिश लैंग्वेज का आपके पास नॉलेज होना फर्स्ट टेक्निकलिटी है। सेकंड, जो भी कंपनी आपको जब हायर करती है तो यू नीड टू मेक श्योर, उस कंपनी को श्योर करना पड़ता है कि उसने प्रॉपरली एडवर्टीजमेंट दिया है उस पोजीशन के लिए, क्योंकि एक वो नॉन स्वीडिश या नॉन ईयू पर्सनल को हायर कर रही है, यानी नॉन यूरोपियन यूनियन के सिटीजन को हायर कर रही है। वी आर इंडियंस, तो डेफिनेटली वी आर नाइदर स्वीडिश एंड नॉर ईयू नेशनल्स। तो एक नॉन ईयू नेशनल को अगर हायर करना होता है तो उनको प्रॉपरली एडवर्टाइज किया हुआ एम्प्लॉयमेंट शो करना पड़ता है अथॉरिटीज़ को, कि हमने इस एम्प्लॉयमेंट को, इस वैकेंसी को इतनी जगह हमने सर्कुलेट किया था, लेकिन हमें रिलेवेंट ऑप्शन नहीं मिला, इसलिए हमने इस फॉरेनर को हायर किया है। तो जो भी कंपनी आपको हायर करेगी, सबसे पहले जैसे मैंने बताया 10 दिन के लिए उनको एडवर्टाइज करना पड़ेगा पूरे, जिसमें यूरोपियन यूनियन के लोग उसमें अप्लाई कर सकें। तो वो होता है स्वीडिश पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सर्विस, जिसे अगर स्वीडिश में कहें तो आर्बिट्स फॉर्मेलियन कहा जाता है। तो वहाँ पर उनको 10 दिन के लिए इस वैकेंसी को एडवर्टाइज़ करना पड़ता है, और फिर अथॉरिटी से अप्रूवल लेना पड़ता है, ये प्रूफ शो करके कि हमने 10 दिन तक इसको जो है एडवर्टाइज़ किया, लेकिन हमें प्रॉपर फीडबैक कहीं से भी नहीं मिला, या फिर जो भी एप्लीकेशंस आई रेलेवेंट नहीं थी, जिसकी वजह से हम जो एक अच्छा एम्प्लॉय नहीं ढूंढ पाए। उस केस में हमारे पास ये एप्लीकेशंस आई, लेकिन ये नॉन ईयू सिटीजन्स की हैं, बट ये हमारी प्रोफाइल को बिल्कुल मैच करते हैं, तो इसलिए हम इनको हायर करना चाहते हैं। ये सारी फॉर्मेलिटीज़ जैसा मैंने बताया कि आपके लॉयर आपके लिए कर देते हैं, जब शुरू में आपका वर्क परमिट या जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेटर डिज़ाइन होता है उसी टाइम ही कर देते हैं। तो इसलिए टेक्निकलिटीज़ हैं, ये टेक्निकलिटीज़ बीच में आती हैं।
और ये आपके प्रोसेस को लेंदी कर देती हैं, कॉम्प्लिकेट कर देती हैं। तो स्वीडिश लैंग्वेज का आना काफ़ी ज़रूरी है। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये कहता है कि अगर आपको स्वीडिश लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं आती है तो वहाँ पर ग्रोथ फिर बहुत ही मुश्किल रहेगी आपके लिए। तो इसलिए स्वीडिश लैंग्वेज करके जाइए, और जो भी वैकेंसी में आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी सोर्स के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, कंपनी जब आपका इंटरव्यू लेती है या जब भी आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर भेजती है, तो ये आपका पूरा राइट है। उनसे पूछिए आर्बिट्स फॉर्मेलियन में आपने 10 दिन की एडवर्टीजमेंट की है इस वैकेंसी के लिए। अगर वो ना कहती हैं तो यकीन मानिए वो आगे से अप्रूवल आपके लिए नहीं ले पाएंगे। और उन्होंने अगर किसी तरीके से कुछ डॉक्यूमेंट्स ले भी लिया वर्क परमिट का, तो एम्बेसी से नहीं अप्रूव हो पाएगा। तो इसलिए ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। अब ये सारी फॉर्मेलिटीज़ हो जाने के बाद आपके जब सारे डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी में सबमिट होते हैं, तो एक लास्ट एंड फाइनल इंटरव्यू आपका एम्बेसी में भी हो सकता है, और मोस्ट केसेस में होता भी है। लेकिन वो इतना टफ नहीं होता। अगर आप शुरू में अपना इंटरव्यू क्लियर कर जाते हैं उस कंपनी के साथ या कंसल्टेंट के साथ, तो बाद में इतनी प्रॉब्लम आपको नहीं आती है। एम्बेसी ने भी आपसे यही पूछना है कि वहाँ पे आप किस लिए जा रहे हैं, आपकी प्रोफाइल के डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे। उस टाइम हो सकता है वो आपकी सारी डिग्रीज़ भी चेक करें। वो आपसे डिग्रीज़ मंगा भी सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी मंगाते तो मैं पर्सनली आपको कहूँगा आप अपनी डिग्रीज़ लेकर जाएँ, अपनी सारी जितने भी डिप्लोमाज हैं वो लेकर जाएं, जस्ट इन केस अगर वो क्रॉस वैलिडेट करना चाहें तो वो कर सकें। क्योंकि वीज़ा इंटरव्यू बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि फाइनल से एम्बेसी का ही है। हो सकता है कंपनी ने आपको एम्प्लॉय कर लिया, सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पास वर्क वीज़ा आ गया आपके पासपोर्ट पे। वर्क वीज़ा लगाने का काम एम्बेसी का ही है। तो फाइनल इंटरव्यू को बहुत सीरियसली आपने लेकर जाना है। फ्यूचर में आने वाले टाइम में हम एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे वर्क वीज़ा के अंदर क्या क्वेश्चंस एंड पॉसिबल आंसर्स पूछे जाते हैं एम्बेसी के अंदर जब भी आप वर्क वीज़ा का इंटरव्यू देने जाते हैं, ताकि उससे आपको और भी ज़्यादा पिक्चर क्लियर हो सके। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारी डिटेल्स आपकी काफ़ी हेल्प करेंगी। इसके रिगार्डिंग अगर आप हमारी हेल्प चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, स्वस्थ रहें, बाय बाय।